हेलो। कल हमने बात की थी प्रवास की। प्रवास और प्रवासन एक ही चीज़ है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से प्रवास होता है। और प्रवास का मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर वो विद इन कंट्री होता है तो उसको हम लोकल प्रवास बोलते हैं, और अगर वो एक देश से दूसरे देश के मध्य में होता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास के जो विभिन्न कारण हैं, विभिन्न कारण क्या हैं, आप लोग इसको कह सकते हो कि आप कुछ एक ऐसे होते हैं कारक जो जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो जनसंख्या को अपने यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जो इसमें कारक आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब क्या है, जो आपका पुश फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो पुश फैक्टर में जो सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है गरीबी। कि जहाँ पे गरीबी होगी वो लोग क्या करेंगे कि उस क्षेत्र से है ना अपनी गरीबी को दूर करने के लिए दूर जाने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी होगी, आर्थिक कठिनाइयाँ होंगी। ये क्या करते हैं, लोगों को ऐसे स्थान के ऊपर भेजने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनकी जो गरीबी है वो कम हो सके, भूखमरी कम हो सके। ठीक है। तो इसका एक जो सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है, महाराष्ट्र के किसान बार बार सूखे के कारण कम उपज का सामना करके पुणे या मुंबई जैसे शहरों में निर्माण या सेवा क्षेत्र के लिए नौकरियों के लिए प्रवास करते हैं। ये एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का। ठीक है। बट ये सारी की सारी चीज़ें हम भी देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि अगर हमारे पास आपकी इकोनॉमिक जो फैक्टर इतना अच्छा ना हो तो हम क्या करते हैं, अच्छे शहरों की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमें आजीविका के अच्छे साधन मिल सकें, हमें ज़्यादा पैसा मिल सके। शिक्षा नहीं है तो उस कंडीशन में शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हम अच्छे अच्छे जो केंद्र हैं वहाँ की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपने एरिया के आसपास की बात करते हैं तो आज के टाइम पर जब भी एजुकेशन की बात आती है तो हम कहते हैं जी एक काम करो, हिसार के अंदर चले जाओ, एक काम करो सीकर के अंदर चले जाओ, कोटा के अंदर चले जाओ, या दिल्ली के अंदर मुखर्जी नगर के अंदर चले जाओ। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं उन एरिया को लिए जहाँ पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब क्या है कि एक ऐसे स्थान जहाँ पर सारी सुख सुविधाएं मिलती हो, जिसमें बेहतर नौकरी की बात करते हैं, उच्च वेतन की बात करते हैं, अधिक लाभप्रद स्थिति की बात करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो लोग हैं वो उस स्थान पर आकर रहना पसंद करते हैं। हरियाणा के अंदर अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जब भी काम की बात आती है या रोज़गार की बात आती है तो उस अवस्था में एक ही चीज़ होता है कि जी गुड़गांव चले जाओ, यूपी में नोएडा चले जाओ। क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छी जो क्या बोलते हैं जो नौकरी के अवसर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये क्या है, ये आपके पुल फैक्टर्स हैं कि वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। दूसरा क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक का मतलब क्या है, इसमें परिवार का दोबारा मिलना या अपने समुदाय या सामाजिक नेटवर्क के करीब होने की इच्छा जैसे सामाजिक कारक हैं, वो आपके प्रवास को का मुख्य कारण बनते हैं। कि प्रवास विवाह आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो। उदाहरणों के लिए प्रवासन या जाति आधारित भेदभाव और हिंसा से बचने के लिए प्रवासन शामिल है। विवाह के कारण, विवाह के कारण का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप लोगों की शादी हो गई तो उस कंडीशन में जो आपकी वाइफ है वो अपने जो पैतृक गांव है उसको छोड़ के आपके साथ ज़िंदगी भर रहती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गया कि एक शादी की वजह से वो अपना पूरा का पूरा सिस्टम को छोड़ के आती है। तो ये क्या है, या दूसरा रीज़न क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी कहीं पे रह रहे हैं मगर उसके बाद क्या हुआ भाई, उनका मन भर गया और वो क्या कहते हैं कि जी मैं ना अपने जो पूर्वजों के पास रहना चाहता हूँ, पूर्वजों के पास जाना चाहता हूँ।
बहुत सारे जो लोग शहरों के अंदर रहते हैं या फिर आपके विदेशों के अंदर चले गए हैं, एक समय के बाद वो क्या करते हैं, वापस अपने जो नेटिव प्लेस है वहाँ पे आते हैं। दूसरा मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल बताता हूँ। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, ज़िंदगी भर शहर के अंदर रहते हैं, मगर रिटायरमेंट के बाद वो वापस अपने क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये आपके सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो गए, सामाजिक कारक हो गए। जो सांस्कृतिक कारक है कि लोग उन क्षेत्रों में प्रवास करते हैं जहाँ पर सांस्कृतिक प्रथाएं, परंपराएं और विश्वासों का सम्मान और संरक्षण किया जाता है। उदाहरण में एक मैं आपको बता सकता हूँ। एक समुदाय ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित हो सकता है जहाँ उसकी जातीय और धार्मिक समूह की मजबूती उपस्थित हो, जो उन्हें अपनी संस्कृति पहचान बनाए रखने की अनुमति देता हो। मतलब आप लोग एक बोलते हो जी, कुल्लू मनाली का जो दशहरा होता है वो बड़ा फेमस है, ब्रिज की जो होली है वो बड़ी फेमस है, तो लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। तो ये है आपके सांस्कृतिक कारक। सामाजिक में हम समाज से जुड़े हुए जितने भी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए प्रवास करते हैं। सांस्कृतिक में क्या है कि हम अपनी धरोहर को वहाँ पर संचित करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका राजनीतिक कारक। राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और उत्पीड़न व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर जाने को मजबूर होता है जहाँ पर उसको सुरक्षा मिलती हो, ठीक है। उदाहरण के लिए जो आपके पीछे से सीरिया का प्रॉब्लम आई थी, रशिया यूक्रेन की समस्या है, ईरान इराक की समस्या है, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ पर जो मिस्र की समस्या है, ये सारे के सारे ऐसे हैं जहाँ पर राजनीतिक कारक हैं जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, एक स्टेबल जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सामने एक टेबल है, पुश फैक्टर, माइग्रेशन, पुल फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट पुश फैक्टर क्या करता है, कंट्रीज ऑफ ए रीजन, पॉपुलेशन ग्रोथ, यंग एज स्ट्रक्चर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, मेडिकेयर एंड सोशल सिक्योरिटी। ये पुश फैक्टर क्या होंगे कि जनसंख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, जो आपके यंग लोग हैं उनकी ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है या उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं और सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका माइग्रेट डेमोग्राफिक फैक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुसार जो इसके वो उन देशों की तरफ जाएंगे जहां पर उनको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। उदाहरण के लिए हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग विदेशों में जाना पसंद करते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि वहाँ पर जो समस्याएं यहाँ पर फेस होती हैं, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ से संबंधित हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से संबंधित हो या फिर उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें उस देश में अच्छी मिलती है, तो लोग वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। दूसरा कि अगर वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो, सेकंड वहाँ पर कम मजदूरी मिलती हो, लाइक जैसे बिहार के अंदर है, गरीबी हो और लो कंजप्शन हो और जो उसका रहने ढहन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी निम्न हो, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इकोनॉमिक फैक्टर होंगे। तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती है। जैसे कि बिहार के लोग हैं हरियाणा पंजाब में आकर कार्य करते हैं, और आज के टाइम पर आप ये मानो कि बहुत सारे जो बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड इन क्षेत्रों से जो लोग हैं हरियाणा के अंदर रहते हैं, ठीक है, हमारे लोग हैं विदेशों के अंदर रहते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें जो आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर है, डिक्टेटरशिप्स है, जहाँ पर आपकी जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल धूमिल हो चुकी हो, अच्छी गवर्नेंस ना हो, पॉलिटिकली लोगों से अच्छा ट्रीट ना किया जाता हो, वहाँ पर कोई भी संघर्ष होता हो, लड़ाई चल रही हो, आपका टेररिज्म हो, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो और माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया जाता हो, तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। अगर उस देश में, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया, मिस्र देश का एग्जांपल बताया, ईरान इराक का एग्जांपल बताया, सीरिया का एग्जांपल बताया, ये सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर काम करते हैं। और वो लोग जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें स्टेबल मिलती हैं वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। उसके बाद हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। इकोलॉजिकल डिजास्टर्स, डेजर्टिफिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी, पानी की कमी, मृदा अपरदन और इन्वायरमेंट पॉलिसी की कमी, ये सारे के सारे क्या है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स है। जिस भी देश में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो लोग जहाँ पर भी उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी इनसे संबंधित, तो लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे। उसके बाद क्या है, माइग्रेशन फ्लो एंड माइग्रेंट स्टॉक्स। ये चीज़ क्या होती है,
डिसीजन ऑफ द फैमिली और द क्लान, भाई फैमिली के बारे में डिसीजन लेना। इंफॉर्मेशन फ्लो, मीडिया, जहाँ पर भी ऐसी कोई भी चीज़ें आती हैं तो लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर लोगों का डायस्पोरा, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा जो समुदाय वहाँ पर जाता है। एथनिक कम्युनिटी है, इंफॉर्मेशन फ्लो है, मीडिया है, ट्रांसफर्ड पिक्चर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर भी मिलेंगी, जिस भी देश में मिलेंगी, तो लोग वहाँ पर जो जाना पसंद करेंगे। ठीक है। उसके बाद सरकार की जो नीतियां हैं, प्रशासनिक कार्रवाई है और जो आंदोलन जैसे कारक हैं, वो भी प्रवास के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम पर्यावरणीय कारक की बात करते हैं। जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं या जलवायु परिवर्तन के प्रभाव है या वनों की कटाई हो रही है या जल की कमी है या आजीविका और संसाधनों के नुकसान के कारण भी प्रवास के कारण बन सकते हैं। परिणामस्वरूप क्या होता है, जो उससे अफेक्टेड पॉपुलेशन है वह अपने लाइफ के अंदर जो एक स्टेबल लाइफ है उसकी खोज के लिए प्रवास करने के लिए मजदूर हो जाती है, बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाती है। ठीक है, आप लोगों को ऐसे बहुत कुछ मिल जाएगा। अनुमानों से ये पता चलता है कि जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव के कारण 2025 तक लगभग 45 मिलियन लोग अपने प्रवासन का अनुभव कर सकते हैं। और इसका मैं आप लोगों को एक सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि हरियाणा के अंदर भी लोग क्या बात करते हैं कि जी हमें तो है ना अपना हरियाणा को छोड़ के जो आपके वो क्या बोलते हैं हिली एरिया है, लाइक हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर जाकर है ना अपने घर बनाने चाहिए ताकि हमें एक आप ये कह सकते हो कि एक स्टेबल लाइफ मिल जाए। उसके बाद विकास परियोजना की बात करते हैं। नर्मदाबाद परियोजना है, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना है। ये परियोजनाएं प्रवास का कारण बनती है क्योंकि जब भी ये परियोजनाएं बनती हैं तो उस क्षेत्र के अंदर जो भी गांव होता है तो उस गांव को विस्थापित कर दिया जाता है। देखिए इसमें आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूँ कि सरदार सरोवर परियोजना है, नर्मदा नदी पर है, एक बहुत बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें लगभग 245 गाँव से मुख्य रूप से लगभग 40,000 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया गया है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तीनों राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है। उसके बाद प्रवास के से जुड़े जो भी प्रवास होता है उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। हम पहले बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। जो सबसे पहला बात क्या आती है, आर्थिक विकास। जब भी प्रवास होता है तो उस कंडीशन में जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या जाके रहती है या जहाँ पर प्रवास होता है वहाँ पर उत्पादकता बढ़ाकर उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर आर्थिक विकास में योगदान होता है। सेकंड, प्रवास मुख्य रूप से परिणाम होता है जहाँ पर विदेशी मुद्रा एक महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। मान लो कि आपके परिजन विदेश के अंदर गए हुए हैं तो वो आप लोगों से जो विदेशी मुद्रा है वो कमा रहे हैं। 2022 में भारत में जो सबसे बड़ा आप ये कह सकते हो प्राप्त करता था प्रेषणों में, उसमें लगभग 111 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किया है, जो देश के चालू खाता घाटे को कम करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद सामाजिक प्रभाव। प्रवास सामाजिक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन और शिक्षा जैसे नए विचारों और प्रौद्योगिकियों के प्रसार से सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि जब भी आप जाते हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उसकी फैमिली के ऊपर पड़ता है। तो सांस्कृतिक विविधता की अगर हम बात करते हैं तो प्रवास है वो सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देता है। उससे क्या होता है कि कोई लोग अगर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर बसते हैं तो वो अपनी संस्कृति को अपने साथ लेके जाते हैं तो उनके बीच में स्प्रेड होता है। जैसे कि शहरों के अंदर आप लोग देखते हो कि अलग अलग एरिया के लोग आकर रहते हैं और वो लोग अपनी संस्कृति के अनुसार रीति रिवाज बनाते हैं और उसको फैलाते भी हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें कई भाषा और परंपराओं को लाकर समाज को समृद्ध बनाया है, जिससे कि जो समाज है वो रचनात्मक और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। उसके बाद है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जब भी प्रवास होता है तो उस कंडीशन में रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, आर्थिक कल्याण को भी बढ़ाता है, जिससे प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। और हम नवाचार की बात करते हैं कि प्रवासी अक्सर नए विचार वाले कौशल और प्रौद्योगिकियाँ लाते हैं। जिस भी देश में जाते हैं तो उस देश में आप नवाचार या उद्यमिता को प्रेरित करते हैं। उसके बाद श्रम बाजार लचीलापन।
प्रवास से श्रम की आपूर्ति और मांग को संतुलित करने में मदद मिलती है। विशेष रूप से जो कुशल श्रमिक हैं उसकी कमी झेलने वाले देशों के अंदर, स्पेशली जब हम सऊदी अरेबिया या संयुक्त राज्य अमीरात की बात करते हैं वहाँ पर। एक इसके नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नकारात्मक प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जिस भी देश के अंदर से एमिग्रेशन होता है या उत्प्रवास होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहाँ की जो जहाँ से जाता है वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ से पर आता है वहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे आपका उस जनसांख्यिकीय स्ट्रक्चर के ऊपर एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। मैं आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बता सकता हूँ, क्योंकि हरियाणा के अंदर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर मेल लोग हैं ना अपनी आजीविका कमाने के लिए विदेशों के अंदर चले गए हैं, और उस गांव के अंदर बहुत सारी लेडीज़ रह गई है। ऐसा पीछे से किसी अखबार में भी आया था कि उस देश के अंदर जो रिप्रोडक्शन के लिए है ना मेल ही नहीं बचे, जो मेल बचे हैं वो ज़्यादा एज के हैं और उनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं रही है। तो ये ऐसे ऐसे बहुत सारे आपके जो जनसांख्यिकीय प्रभाव वो देखने को मिलते हैं। पर्यावरण प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव का मतलब क्या है कि जहाँ पर भी प्रवास होता है, इमिग्रेशन होता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाती है, और जिससे कि उस जनसंख्या को मैनेज करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। उदाहरण के लिए मुंबई के अंदर जो झुग्गी और चाल की बात करते हैं या स्लम्स एरिया की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर स्लम्स एरिया की बात करते हैं, लोग आते तो हैं कि जी जाओ दिल्ली के अंदर जाओ और या मुंबई के अंदर चलते हैं, वहाँ पर काम मिलेगा, परंतु वहाँ पर जो रहने की समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। जो अनियोजित बस्तियाँ होती हैं उसके कारण यातायात और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि हर प्रकार के प्रदूषण बढ़ने में क्या होता है, उनका विशेष योगदान होता है। सामाजिक तनाव, ये क्या है, सामाजिक इससे तनाव बढ़ता है जिसमें नौकरियां, आवास और सामाजिक सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा होती है, सांस्कृतिक टकराव और भेदभाव शामिल होते हैं। प्रवासन की वजह से परिवार अलगाव होता है, भावनात्मक संकट और सामाजिक नेटवर्क के विघटन का कारण बन सकता है। और विशेष रूप से जब परिवार के सदस्य भेजने वाले देशों पीछे छूट जाते हैं तो उनके साथ है ना उनकी एक विशेष प्रकार की अटैचमेंट होती है जो कि एक समस्या का कारण बनता है। ठीक है, भारत में प्रवास के आंकड़े क्या कहते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जून 2022 की रिपोर्ट है, उसमें जो अस्थायी आगंतुक है और प्रवासियों का डेटा बताया गया है। जुलाई 2020 से जून 2021 तक आबादी का लगभग 0.7% अस्थायी आगंतुकों के रूप में दर्ज किया गया जो कुछ समय के लिए रुके हैं। उसी अवधि में अखिल भारतीय प्रवासन दर 28.9% थी, ग्रामीण में 26.5 और शहरी क्षेत्र में 34.9% की दरों के साथ। महिला प्रवासन दर 47.9% थी, ग्रामीणों में 48 और शहरी क्षेत्र में 47.8%, और पुरुष प्रवास की दर 10.7% थी, ग्रामीणों में 5.9 और शहरों में 22.5। 86.8% महिलाएं प्रवासी विवाह के लिए उनका जो प्रवासन है वह विवाह के कारण हुआ, जबकि 49.6 पुरुष है उनका जो प्रवास है वो रोजगार की तलाश के अंदर चले गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 45.36 करोड़ आंतरिक प्रवासी थे जो आबादी का लगभग 37% हिस्सा हैं। वार्षिक शुद्ध प्रवासी मुख्य रूप से आयु आबादी का लगभग 1% प्रतिनिधित्व करते हैं, और देश की श्रम शक्ति को 48.2 करोड़ अनुमानित किया गया था जो 2016 तक 50 करोड़ से अधिक हो गया। प्रवासी पर कार्य समूह की रिपोर्ट क्या कहती है। 17 जिले भारत के कुल पुरुष बहिर्वासन के शीर्ष 25% के लिए जिम्मेदार थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में 10, बिहार में 6, ओडिशा में 1 शामिल है। ठीक है, कुछ एक चुनौतियां हैं। अपर्याप्त सामाजिक और सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ, क्योंकि जब भी लोग बाहर जाते हैं तो उस कंडीशन में सामाजिक सुरक्षा और उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं आता। लोग फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस कंडीशन में उपकरणों का प्रयोग करना नहीं आता, उनको चोटें लग जाती हैं, सुरक्षा बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार
सर्वेक्षण के आधार पर भारत में नियमित रूप से जो गैर कृषि श्रमिकों में से आधे से अधिक 53% के पास सामाजिक सुरक्षा लाभों की कमी है, जिसमें प्रवासी श्रमिक, स्वनियोजित व्यक्ति और घर में काम करने वाले लोग शामिल हैं। राज्य प्रदानीय लाभों को सीमित पोर्टेबिलिटी। ये एक चीज़ क्या होती है कि जब भी हम पीडीएस की बात करते हैं तो उसमें राज्य है ना, उनको कोई भी अपने अंदर जो लाभ चले हुए वो नहीं दे पाता। उदाहरण के लिए जो प्रवासी कृषि मजदूर हैं, उनके निवास और आवश्यकताओं के कारण अपने गंतव्य राज्यों में सब्सिडी वाले अनाज तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, किफ़ायती आवास और बुनियादी सुविधाओं की कमी। सबसे मेन चीज़ जो इस क्षेत्र में आती है कि शहरी क्षेत्र में प्रवास करने वाले प्रवासी अक्सर किफ़ायती आवास, सुरक्षित अपने घर करने और साफ पानी, स्वच्छता सुविधाओं और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं जो होती हैं उन तक पहुंचना उनके लिए चुनौतियों भरा काम होता है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव आप लोगों ने देखा ही था कि जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे शहरी केंद्रों के अंदर फंसे हुए दैनिक मजदूर, उसकी आय हानि और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शोषण और भेदभाव होता है, जो भी श्रमिक होते हैं उनके साथ बाजार में शोषण और भेदभाव के अधीन होते हैं। उनकी वेतन चोरी, खतरनाक कार्य स्थिति और उनकी प्रवास स्थिति जैसी जाती है, भाषा के आधार पर भेदभाव सहन करते हैं। महाराष्ट्र है, प्रवासी श्रमिकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की घटनाएं हुई हैं, जिसमें बिहार से आने वाले शामिल हैं। ठीक है, 2008 में उत्तर प्रदेश और बिहारी प्रवासियों पर महाराष्ट्र में हमले एक भयानक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रवास के संबंध में सरकारी पहल क्या है। नीति आयोग द्वारा 2021 में तैयार की गई राष्ट्रीय प्रवास श्रम नीति का मसौदा प्रवासियों को बेहतर स्थितियों के लिए मदद करने के लिए सामूहिक कार्रवाई को महत्वपूर्ण पर चर्चा करता है। इसके अलावा वन नेशन वन रेशन कार्ड, जिसमें परियोजना का विस्तार किया गया है ताकि किफ़ायती किराए आवास परिसरों और पीएम गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसे प्रवासियों की स्थिति के अंदर सुधार लाने का वादा किया गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए कुछ लाभ प्रदान करती है, जैसे कि बीमा और भविष्य निधि। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन और वैश्विक कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो 2016 के अंदर संयुक्त राष्ट्र महासभा में जितने भी शरणार्थी थे, उन्होंने आंदोलनों को संबोधित करने पर एक उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक आयोजित की और सुरक्षा और गरिमा शरणार्थियों और प्रवासियों के बड़े आंदोलन को संबोधित करना रिपोर्ट तैयार की। संयुक्त राष्ट्र जो सदस्य हैं उन्होंने शरणार्थियों और प्रवासियों के लिए न्यूयॉर्क घोषणा को अपनाया, जो सभी प्रवासियों को सुरक्षा, गरिमा, मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके लिए प्रवास स्थिति की परवाह किए बिना। ठीक है, उसके बाद न्यूयॉर्क घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों ने सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए वैश्विक समझौते के लिए विस्तार से सहयोग करने की सहमति व्यक्त की है, जो दिसंबर 2018 में मोरक्को में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक अंतर सरकारी सम्मेलन में अपनाया गया। हर साल 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो ये कुछ ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं भाई, आपकी किस प्रकार से प्रवास में आप ये कह सकते हो कि प्रवास की चुनौतियों के पहले क्या करना चाहिए। बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, एकता में समावेशन होना चाहिए, भाई लोगों के बीच में एकता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कौशल विकास और नौकरी सृजन करनी चाहिए। काउंटर मैग्नेट शहर बनाने चाहिए, जिसमें बुनियादी ढांचे, सुविधाएं और आर्थिक अवसरों में निवेश करके क्षेत्रीय शहरों में सरकार को संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने में सक्षम हो। श्रम बाजार नीतियां बनानी चाहिए और विनिमय और श्रमिक संरक्षण, प्रवासी श्रमिकों के शोषण से बचाने के लिए श्रम कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। तो ये है आपकी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, अपना प्यार दिखाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।